आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है चलेगा। ठीक है आकांक्षा, आप रीड करो क्वेश्चन। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. The force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction normal to BC is फाइंड क्या बोला था? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट वर्टेक्स ए, उसके बाद क्या बोला? vertex A in a direction normal to BC. इन डायरेक्शन नॉर्मल टू BC, ठीक है। एक बार तीनों चार्जेस इक्वल हैं क्या? कहीं लिखा हुआ है 3 इक्वल चार्जेस? सर A के उधर माइनस प्लस Q लिखा है, A के उधर प्लस Q, हाँ, B के उधर माइनस Q, कैपिटल S सर, वो चलेगा, छोड़ो। B के इधर कितना? माइनस Q प्लस Q। और देखो मैंने हर जगह पे स्मॉल q लिखा है, वहां पे हर जगह पे कैपिटल Q है क्या? ऐसा है? हाँ सर, वो चलेगा ना, भी सिंबल है वो तो। हाँ। अब देखो, लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट, डायग्राम को ध्यान से देखो, दिख रहा है? हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो ए पॉइंट पर चार्ज है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन दैट चार्ज। फोर्स ऑन ए फाइंड आउट करना है, जो ए पर चार्ज है ना उसके ऊपर कितना फोर्स है, पहले वो फाइंड करना है। पहले तो वो करेंगे। देखो ये प्लस क्यू है, लुक एट दिस, ये जो प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ये फोर्स ऐसा लगेगा। सी, लुक एट द F1 फोर्स। F1 फोर्स दिख रहा है? F1 फोर्स इज अ रिपल्शन फोर्स बिटवीन A एंड C चार्जेस। A और C के बीच में जो रिपल्शन है वो F1 है, तो वो A पॉइंट पर कैसे लगेगा? इस तरफ लगेगा ना, रिपल्सिव फोर्स। ये F1 लिखा है मैंने, स्क्रीन पे देखो। ये F1 जो फोर्स है ना, इसका अगर हम लोग वैल्यू निकाले, वैल्यू ये होगी 1/4πε0। दोनों चार्जेस जिसके बीच में ये F1 फोर्स लग रहा है वो कौन से हैं? प्लस क्यू और प्लस क्यू है ना, क्यू स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो A है, A स्क्वायर। समझा? ये F1 का वैल्यू है। अच्छा, अब ये देखो, ये प्लस क्यू जो है इट विल बी अट्रैक्टेड बाय माइनस क्यू ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे अट्रैक्शन ऐसा होगा। लुक एट दिस, सी दिस F2 दिख रहा है? F2 इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है F2, दिख रहा है? ये F2 का भी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, जस्ट मैग्नीट्यूड, तो वो होगा 1/4πε0। मैग्नीट्यूड के टाइम पे आप ये जो प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, माइनस है ना, आप छोड़ सकते हो। मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है? क्यू और क्यू है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों क्यू, माइनस है ना, आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे फोर्स के टाइम पे। क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये भी वही होगा सेम। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है एटलीस्ट इट्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F2। F1 और F2 का देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, याद रखना ये चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। और सपोज दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो F है, F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और कितना है वो? F है, ठीक है। अब देखो, ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस लाइन जो डॉटेड लाइन दिख रहा है मैंने बनाई है, दिस लाइन इज पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल बनाई है। अब देखो, आपको मालूम है ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगी। और सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल भी 60 होगी, दोनों 60 होंगी। ध्यान से देखो डायग्राम, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, क्लियर है? हाँ, अब देखो, अभी अगर आप F1 को रिजॉल्व करोगे, यू रिजॉल्व द F1 इनटू 2 कंपोनेंट्स, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ना वो F1 cos 60 होगा। ऊपर वाला कंपोनेंट देखो, ऊपर वाला कंपोनेंट होगा F1 sin 60। और सिमिलरली ये जो F2 है ना, F2 को भी तुम रिजॉल्व करो प्लीज, F2 को रिजॉल्व करो। F2 का एक कंपोनेंट होगा F2 cos 60
और ये वाला जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना, वो होगा F2 sin 60। ठीक है, तो देखो ये जो साइन कंपोनेंट्स है ना, वो देखो साइन वाले कंपोनेंट्स, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो देखो ऐसे हैं। क्या लगता है ये जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं, डू यू फील ये कौन से डायरेक्शन में है? इज इट अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द बीसी ना? बीसी जो सेगमेंट है, बीसी पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो ये है ना? इज इट दिस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू बीसी ना, ये डायरेक्शन, एग्री? तो ये डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं? F1 sin 60 एंड F2 sin 60। अब आपको याद होगा F1 F2 तो इक्वल होता है ना मैग्नीट्यूड में, F1 F2 इक्वल है, याद है? The F1 sin 60 will be equal to F2 sin 60 in magnitude I'm talking, हाँ? मैग्नीट्यूड में F1 sin 60 और F2 sin 60 क्या होगा? इक्वल होगा। और डायरेक्शन में दोनों देखो कैसे हैं, ऑपोजिट है। तो क्या लगता है कैंसिल करके नेट फोर्स कितना बनेगा जो नॉर्मल टू बीसी के डायरेक्शन में लग रहा है? बोलो। नॉर्मल टू बीसी डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो आई थिंक आकांक्षा ऐसे ही कुछ पूछा ना, नॉर्मल टू बीसी डायरेक्शन में ही पूछा है ना? हाँ तो सर। 0 है, ऑप्शन 0 गिवन है, हाँ देखो 0 ही है। अब सर, समझा ये? हाँ सर, ये वर्टेक्स में पूछा, अगर ये सेंटर में पूछते ना कभी कभी। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, हाँ सेंटर। तो सेंटर पे भी तो कोई चार्ज रखेंगे ना फिर? हाँ हाँ। सेंटर पे भी हाँ, सेंटर पे कोई चार्ज रखेंगे और जो सेंटर पे चार्ज है उसको तीनों चार्जेस मिलके, जो 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं, तीनों फोर्सेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर, ड्यू टू 3 चार्जेस, तो तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। फिलहाल ये क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो, और कोई स्टूडेंट कुछ डाउट है, बोलो। एनी अदर डाउट्स? फ्लक्स वाला डाउट हाँ सर, फ्लक्स में डाउट है। हाँ, पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। क्या हुआ, पढ़ो। हेलो सर। हाँ, रीड करो ना। हेलो हाँ बोलो। सर, क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल क्यों इस सौरभ प्लेस आपका एट। आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ, क्वेश्चन रीड करो। आवाज आ रही है? नहीं नहीं, अटक रहा, आपका इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करो भाई, बहुत प्रॉब्लम है, आपका आवाज नहीं आ रहा एक्चुअली। सौरभ आप एक बार ठीक करो अपने इसको, कनेक्शन को, तब तक मैं दूसरे किसी का डाउट क्लियर कर लेता हूँ, फिर आपके ऊपर आता स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर। ठीक है, सौरभ का डाउट अभी बाद में क्लियर करते हैं, पहले किसी और को कुछ डाउट है तो पूछो। सर मुझे पूछना था। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ सर, मैंने बोला सर, क्यूब का द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब व्हेन अ चार्ज 8q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज। ठीक है ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन द फ्लक्स नाउ। क्लियर? इमेजिन ये देखो एक क्यूब है, देखो ध्यान से, सी, लुक एट इट वेरी केयरफुली। इमेजिन एक क्यूब है और इसका देखो एक कॉर्नर ले लो, कोई भी एक कॉर्नर ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वन कॉर्नर। ये कॉर्नर पे देखो, अगर इसे, ये जो कॉर्नर है ना, इस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, लुक एट दिस केयरफुली। अभी हमको फाइंड करना है कि ये जो चार्ज रखा है ना, आपको ऐसे मालूम होगा चार्ज में से ऐसे इलेक्ट्रिकल लाइंस निकलती हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है?
ये इलेक्ट्रिकल लाइंस जो है ना, सब लोग प्लीज ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस है ना, जब किसी गिवन सरफेस में से पास होती है, जब ये इलेक्ट्रिकल लाइंस किसी गिवन सरफेस में से पास होती है, नॉर्मली नॉर्मली पास होती है, मतलब परपेंडिकुलरली पास होती है, तो उनको फ्लक्स कहते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना फ्लक्स इस क्यूब में से जा रहा है, हाउ मच फ्लक्स आर पासिंग थ्रू द क्यूब, मतलब हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस क्यूब, वो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखो, ये जो क्यूब है वो मुझे गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और क्यूब्स भी बना लेता हूँ, कुछ और क्यूब्स देखो मैं बना रहा हूँ, ये देखो, एक क्यूब मुझे गिवन है, लेकिन मैं अभी कुछ और क्यूब्स भी बना रहा हूँ, ये देखो, देखो एक और क्यूब मैंने बना लिया, दिख रहा है, नीचे बना है इसके नीचे। अब इसके साइड में मैं एक और क्यूब बना रहा हूँ, ये देखो, अगर आपका देखो थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आप समझ सकते हो, मैंने एक और क्यूब बना लिया, दिख रहा है, और फिर ये देखो, दिख रहा है, टोटल कितने क्यूब्स दिख रहे हैं आपको अभी? 4 cubes है। 4 क्यूब्स दिख रहा है ना। अब ऐसे जैसे 4 क्यूब्स हमने बनाया ना, वैसे ही सेम टू सेम और मैं 4 क्यूब्स बनाऊंगा, ये देखो ऐसे, सिमिलर ऐसे ही 4 जो दिख रहे हैं ना, वैसे 4 और बना लूंगा मैं, ये देखो, आपका थोड़ा विजुअलाइजेशन है, पावर तो समझ सकते हो, ये देखो, दिख रहा है क्या, 4 और बना लिए। अब देखो एक ये एक्चुअली में टोटल पता है, मैं टोटल 8 क्यूब्स बना लिए हैं, टोटल 8, स्टार्टिंग में जो क्यूब गिवन था ना वैसे 8 क्यूब से ही। अभी जो आपका जो चार्ज है ना वो पूरा का पूरा बंद हो गया है इन चारों क्यूब्स के, 8 क्यूब्स के बीच में, दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार टोटल 8 क्यूब्स हैं, याद रखना। और ये जो 8 क्यूब्स मैंने बनाया ना, जो 8 क्यूब्स है ना, वो इस चार्ज के आसपास जो है ना सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, मतलब कोई क्यूब ज्यादा दूर नहीं है, कोई क्यूब नजदीक नहीं है, चारों क्यूब जो है ना वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अराउंड दिस चार्ज। मतलब इस चार्ज से जो एक क्यूब है, वैसे ही उस चार्ज से दूसरा क्यूब का डिस्टेंस है। मतलब 8 की 8 क्यूब से ना वो आइडेंटिकल है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, चार्ज से सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब क्या होगा, आपको गॉस लॉ मालूम है, गॉस लॉ ये बोलता है कि टोटल फ्लक्स विच कम्स आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है ना, जो भी आपको पूरी बड़ी बॉडी दिख रही है, ये जो पूरा बड़ा बॉडी है, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड दैट बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये मालूम है ना, ये गॉस लॉ है, बराबर, दिस इज गॉस लॉ, ठीक है। तो देखो टोटल फ्लक्स जो जाएंगे ना इस पूरे बड़े क्यूब्स में से, ये देखो ये पूरा बड़ा क्यूब जो है, total flux passing through this big cube is equal to charge inside the cube divided by epsilon zero। इस बड़े क्यूब के अंदर देखो चार्ज क्यू है ना अंदर, ये बराबर है, लेकिन जो टोटल फ्लक्स है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो चार्ज 8 क्यू नहीं है, चार्ज तो एक 1 क्यू ही है ना। एक बार ये जो बड़ा सा क्यूब है, एक काम करते हैं, इसको नाम देता हूं मैं बिग क्यूब, ये पूरा बड़ा एक क्यूब है, और जो अंदर 8 छोटे छोटे क्यूब्स है ना वो है 8 स्मॉल क्यूब्स हैं। वन बिग क्यूब इज मेड फ्रॉम 8 स्मॉल क्यूब्स, ऐसे बोल सकते हैं ना, एक बिग क्यूब है वो जो 8 स्मॉल क्यूब से बना हुआ है। तो ये जो गॉस लॉ लगाया ना मैंने, बिग क्यूब के ऊपर लगाया, बड़े क्यूब के ऊपर लगाया, टोटल फ्लक्स थ्रू, टोटल फ्लक्स थ्रू बिग क्यूब, बड़े क्यूब के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, क्यू चार्ज ही है ना, 8 क्यू कहाँ पे है, क्यू है। क्वेश्चन में 8 क्यू मेंशन्ड है, नहीं नहीं मैंने आराम चार्ज से, डिवाइड बाय 8 बोल रहे हो, हाँ। सर क्वेश्चन में द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब व्हेन अ चार्ज 8 क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अच्छा इधर चार्ज 8 क्यू रखना है, ओके ओके, मैंने सिर्फ क्यू सुना था एक्चुअली, ठीक है। तो स्टूडेंट चार्ज जो रखा हुआ है वो भी 8 क्यू बोला गया है, अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पे 8 क्यू आएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो टोटल फ्लक्स है थ्रू बिग क्यूब लिखा है मैंने, बिग क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बिग क्यूब जो है इट इज सेम एज 8 स्मॉल क्यूब्स ना। देखो अगर मैं ए ले लूं, फ्लक्स थ्रू वन स्मॉल क्यूब
एक स्मॉल क्यूब से जो फ्लक्स जा रहे हैं, ऐसे देखो आपके पास टोटल 8 क्यूब्स हैं, इंटू 8 कर दो, ये देखो क्या लिखा है मैंने, फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल क्यूब इंटू 8, तो दिस बिकम द फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स ना, इट इज सेम एज फ्लक्स थ्रू अ बिग ट्यूब। फ्लक्स पासिंग थ्रू अ बिग क्यूब को लिख सकते हैं 8 टाइम्स द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल क्यूब। एक छोटे से क्यूब से जितने फ्लक्स जाएंगे ना, तो बड़े क्यूब से उससे 8 टाइम्स ज्यादा फ्लक्स जाएंगे, क्योंकि टोटल 8 क्यूब्स हैं। 8 टाइम्स फ्लक्स थ्रू स्मॉल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग इसको, समझा क्या? देखो इक्वल 8 क्यूब बाय एप्सिलॉन 0, दोनों साइड से 8 कट हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0, बराबर? दिख रहा है? क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। चलो, और किसी को कोई डाउट है? सौरभ, रजत? सर सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस एक क्यूब के अंदर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर में, और उसके बाहर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, और उसके एक फेस से फ्लक्स पूछ रहा है। क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है और वैसा ही एक चार्ज क्यूब के बाहर रखा है। हाँ, क्यू के बाहर रखा है, और उसके एक फेस फेस दिया से है। कितने फ्लक्स जाएंगे वो पूछे। हाँ, एक फेस से फ्लक्स पूछ रहा है। देखो, अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं तो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स जो होते हैं वो खाली इनर चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आउटर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं? इनर कुछ क्लोज सरफेस के अंदर जो रहते हैं। खाली इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं ना। हाँ, तो एक काम करो, जो आपने क्वेश्चन बताया उसमें जो बाहर चार्ज है ना, क्यों आपने बोला बाहर चार्ज भी है, बाहर वाले हाँ। चार्ज को छोड़ दो, वो देखना भी नहीं है उसको, ठीक है? अभी खाली इनर चार्ज पे आ जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब, आपका जो सौरभ का क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी चार्ज इनसाइड द क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ये लिख सकता हूँ कि आपके क्यूब के लिए, देखो। यस सर। हाँ, तो आपका देखो ये जो क्यूब है, चार्ज उसके सेंटर में रखा हुआ है ना, सेंटर में। देखो चार्ज जो है ना वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है सारे फेसेस से, सारे फेसेस है उससे चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो पता है क्या होगा, सारे फेसेस में से इक्वल फ्लक्स निकलेंगे ना, ऐसे देखो। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड्स, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड्स। ऐसे कितने साइड्स हैं टोटल? 6 साइड्स हैं, इंटू 6। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 टाइम्स फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड्स। 6 को आप उधर शिफ्ट कर दो, क्या मिला? फ्लक्स पासिंग थ्रू साइड कितना मिलेगा? क्यू क्यू बाय अपॉन 6 6 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। समझा क्या सौरभ? हाँ सर। यही देखो आंसर होगा, आई एम श्योर। देख लो फिर भी, Q divided by 6 epsilon 0 must be the answer. Students, clear it out? यस सर। ठीक है, अब 2 मिनट रुको। ये मुझे दिख रहा है 3 स्टूडेंट है, वही रेगुलरली पूछते रहते हैं, एक है सौरभ और एक है आकांक्षा और एक है अमन कुमार। इन तीनों को छोड़ के किसी और को डाउट है कुछ? सौरभ, आकांक्षा और ये एक अमन कुमार है, इन 3 को छोड़ के और किसी को कोई डाउट है? बोलो। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? राहुल। ठीक है, राहुल लोहार, बोलो। हाँ सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाउट है। बोलो। If a charged particle of a mass m and charge plus q2 is taken हाँ. at a height
h from the surface of a uniform charged disk plus q1, then what will be the total potential energy possessed by the charged particle? Capital M is equal to mass of the earth. कैपिटल एम किसका मास है? अर्थ का. क्वेश्चन कहाँ से लिया आपने ये? सर बुक से, हाँ, क्लासेस के क्या? बुक से, क्लासेस के क्लासेस के book? बुक. ठीक है। सही स्टूडेंट, ये देखो, ये एक चार्ज डिस्क है। राहुल, आपने जब क्वेश्चन पढ़ा डिस्क के बारे में क्या बताया? डिस्क का कुछ चार्ज या मास गिवन है डिस्क का? नहीं सर, एम कैपिटल एम दिया है, मास ऑफ द अर्थ, और उसके अर्थ है ना, ऊपर, लेकिन अच्छा उसके एक काम Q1 करो, ऊपर. is a charge. हाँ, लिसन लिसन लिसन, हम्म. एक बार वापस क्वेश्चन थोड़ा रीड करो, फिर से एक बार रीड करो। If a charged particle of mass m and charge plus q2 is taken at a height h from the surface of the uniform charged disk plus q1, then what will be the total potential energy possessed by the charged particle? ठीक है। अच्छा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन में एमजीएच करके भी ऑप्शन है, एमजीएच मतलब ऑप्शंस में प्लस एमजीएच भी लिखा हुआ है। सर हाँ, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एच. ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। स्टूडेंट ये देखो, ये जो डिस्क है ना, डिस्क के ऊपर Q1 चार्ज गिवन है। ये आपने पढ़ा था लेकिन ध्यान से हुआ नहीं मेरा। डिस्क के ऊपर देखो प्लस Q1 चार्ज है, तो ये जो डिस्क है ना, इससे h डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ h, यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक मास रखा हुआ है m, एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है, और इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्लस q है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है वही चीज है। अब इसका हमें ये भी निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसमें, वो निकालना है इसके अंदर। to calculate the potential energy in this, ठीक है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो Q चार्ज है ना, वो एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस ऑफ द डिस्क के ऊपर है। Q चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क ना, डिस्क के एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ना। लेकिन हमने अपने जो थियरी वगैरह कराई है उसमें पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क वगैरह नहीं कराया मैंने। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बट इज इट पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ना, मतलब डिस्क की वजह से करना है ना। डिस्क हमने नहीं किया, अगर आपको याद है जब थियरी वगैरह डिस्कस की थी, रिंग किया था, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग कराया था, याद है, लेकिन डिस्क नहीं कराया था। ये डिस्क की बात चल रही है ना। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी डिस्क का नहीं तो पहले फॉर्मूला मुझे बतानी पड़ेगी। डिस्क का पोटेंशियल निकालने की फॉर्मूला होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि डिस्क वगैरह इतना नहीं आता है, नीट वगैरह में, यहाँ इवन जेई में भी नीट डिस्क तो नहीं आता है, बट इट्स ओके। क्वेश्चन दिया है, अगर क्वेश्चन अगर दिया है तो मैं पहले डिस्क की फॉर्मूला बताना पड़ेगा। किसी को रिंग की याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग? किसी को याद है? तो ये देखो भाई, स्क्रीन पे डायग्राम देखो एक मिनट। सपोज ये एक रिंग है, एग्जाम्पल ये अगर रिंग है, हाँ, और चार्ज है, ये चार्ज रिंग है, यहां पर पॉइंट लिया P, ये जो डिस्टेंस है सपोज x है, ये डिस्टेंस z है, ऐसा कुछ याद है ये? तो किसी को याद है पोटेंशियल? अगर मैं पूरा क्वेश्चन में पूछूं पोटेंशियल बताओ P पॉइंट पर, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, किसी को याद है? बोलो। KQ by Z. क्या बोल रहे हैं? KQ by Z. Q बाय Z, यस बिल्कुल करेक्ट है। इट्स KQ अपॉन Z। सब लोग याद करो, बताया था ना एक बार। सो KQ बाय Z है, करेक्ट है एकदम। ठीक है, एक सेकेंड वेट करो खाली।
के क्यू बाय जेड आपने बताया। रिंग के लिए यूजुअली रहता है, अगर ऐसा पूरा डिस्क है ना, सपोज ये पूरा ऐसा डिस्क है, सपोज ये भी रिंग नहीं है, ये पूरा डिस्क है, ठीक है, इट्स अ होल डिस्क इज हियर। तो अभी डिस्क की वजह से हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे करेंगे? ये जो डिस्क है ना, डिस्क को आप अज्यूम करो कि जो डिस्क है वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ है। कैन आई अज्यूम ये पूरा डिस्क है, सपोज ये डिस्क इज मेड बाय कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ना, इसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ले लो, उससे बना हुआ है, ठीक है। तो डिस्क का जो रेडियस है ना, सपोज डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, और जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वन ऑफ द रिंग्स, रिंग्स का रेडियस है स्मॉल आर। तो एक रिंग की वजह से यहाँ पे आपने जो मुझे पोटेंशियल बताया वो ये था, के इंटू चार्ज ऑन द रिंग, रिंग के ऊपर चार्ज आप डीक्यू ले लो, रिंग के ऊपर चार्ज डीक्यू है, डीक्यू बाय जेड बताया ना आपने, इसमें के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को के लिखा है मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को के लिखा है। तो ये है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द रिंग, ठीक है। अब ऐसी एक रिंग नहीं है, जैसे मैंने बोला ये डिस्क को हम लोग मान सकते हैं कि बहुत सारे रिंग्स के बना हुआ है, तो सारे रिंग्स का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द रिंग्स, उनको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा ना, देखो ऐसे, ठीक है। अब इसमें के तो बाहर जाएगा, बाकी डीक्यू और जेड अंदर ही रहेगा। मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट मैं कर क्या रहा हूं, मुझे चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क चाहिए, ठीक है। डीक्यू बाय जेड बचा। अब देखो ध्यान से, ये जो रिंग है ना, मैं रिंग यहाँ पे वापस बना रहा हूँ, ये रिंग है, देखो ऐसा, ये रिंग लिया है मैंने, जो डिस्क को मैंने अज्यूम किया ना कि रिंग्स में बना हुआ है, तो एक रिंग ले लिया, रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, सब रिंग की जो थिकनेस है ना, रिंग की जो थिकनेस है वो डी आर है, और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो डीक्यू है, और ये डिस्टेंस आपने से जेड लिया है, ये डिस्टेंस एक्स है, ऐसे ही सिचुएशन है ना, ठीक है। सो सबसे पहले देखो डीक्यू चार्ज जो है ना, डीक्यू चार्ज दिख रहा है, डीक्यू से चार्ज ऑन दिस रिंग, डीक्यू चार्ज है ना वो जितनी एरिया के ऊपर है, डीक्यू चार्ज देखो इस ये एरिया पे, देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया के ऊपर है ना, ये एरिया इतनी होगी 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर इज एरिया ऑफ दिस, ये चार्ज पर एरिया हो गया, ओके। और जो पूरा डिस्क है, पूरे डिस्क पे लेट्स से Q1 ये चार्ज है, पूरे डिस्क के ऊपर सपोज ये चार्ज है कैपिटल Q, और डिस्क की एरिया ये है पाई आर स्क्वायर, ये चार्ज पर एरिया दोनों इक्वल लेने हैं, पाई पाई कट होता है, डीक्यू इसमें से मिल जाता है, Q बाय आर स्क्वायर 2r dr, थोड़ा समझो इसको, ये dq है, ठीक है, इट इज dq। अब आते हैं z पे, ठीक है, z पे आते हैं, z ये डिस्टेंस है, मैंने बोला ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, z, ठीक है। अगर आपको पैथागोरस थ्योरम लगाओगे, इफ यू अप्लाई पैथागोरस थ्योरम, तो z को लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते ना। एक काम करे स्टूडेंट, नहीं तो एक काम करो, अगर लगता है कि सर ये डेरिवेशन वगैरह क्यों सिखा रहे हो ये सब, अगर डेरिवेशन नहीं सीखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ठीक है। क्या करें, डेरिवेशन करें कि फॉर्मूला बता दूं, चलेगा? मतलब पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क की, मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो आई थिंक आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, नहीं? सर हिसाब सोचो। ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ, लेकिन होता ये है कि ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ, डोंट वरी। ये क्वेश्चन हमारे मटेरियल में गिवन है, अच्छा ठीक है। सर अगर वो
जैसा आपने बताया था निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी, अगर वैसा ही निकाल कर उसमें जो अर्थ की वजह से है वो ऐड कर दिया तो आ जाएगा ना आंसर? हाँ, जो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो इजी है ना, mgh है ना वो तो। हाँ हाँ, और उसके साथ साथ हमको ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी पड़ेगी ना। तो सर दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाना चाहिए हाँ ना? हाँ, दोनों का ऐड ही करेंगे ना, वही तो करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्क का है ना, डिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डिस्क ज्यादा यूज भी नहीं होती है, पर्टिकुलरली नीट या सीट या जेई के लिए तो है नहीं, एडवांस वगैरह में पूछ सकते हैं, डिस्क का ज्यादा होती नहीं है फॉर्मूलाज। तो डिस्क की फॉर्मूला अभी मुझे थोड़ा देखनी पड़ेगी, मुझे वही याद नहीं आ रही थी, नहीं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर उसको। एक काम करो नहीं तो स्टूडेंट, डिस्क का हम लोग बाद में करते हैं, डिस्क का ढूंढना पड़ेगा फॉर्मूला, या फिर ये इंटीग्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट करूंगा तो और टाइम लगेगा, उससे बेटर मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, भले आप इसको फिलहाल तो स्किप कर दो चलेगा, डिस्क नहीं है ऑप्शन, मतलब ये ज्यादा सिलेबस में पूछी नहीं जाती है डिस्क की वजह से पोटेंशियल। रिंग है, रिंग इज वेरी मच इन द सिलेबस, डिस्क नहीं है। फिर भी एक काम करो, अगर आपको इतना है करना ही है तो एक दिन रुक जाओ, मैं खुद आपको ढूंढ के फॉर्मूला बता देता हूँ, या तो आपको मिलती है तो आप भी चलेगा। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क की फॉर्मूला ढूंढनी पड़ेगी मुझे, या फिर डिराइव करनी पड़ेगी। डेरिवेशन भी इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिक्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह से करनी पड़ती है। सो बेटर आप एक काम करो ना, नेक्स्ट टाइम ये मुझे क्वेश्चन याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली करा देता हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क चाहिए हमको, एक बार पोटेंशियल मिलेगा तब पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। हाँ, अमन कुमार, आपने जो कैपेसिटर पे डाउट पूछ रहे हो, पूछो क्या डाउट है अमन कुमार। सर क्वेश्चन है, sir 12 capacitors each having a capacitance C are connected to एक form a सेकंड, Q. एक सेकंड, वापस रीड करो, वापस रीड करो। Sir 12 capacitors each having a capacitance C are connected to form a cube. Find the equivalent capacitance between the diagonally opposite corner A and B. अच्छा, कल याद है मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक स्केलेटन क्यूब कराया था। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही कुछ था ना, ऐसे ही कुछ था, मतलब मैं प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही कुछ था। हाँ सर, स्केलेटन ऐसा ही क्यूब है। में खाली शायद क्या था, रेजिस्टेंसेस लगी हुई थी हर साइड में, यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस दिख रहा है ना। हाँ सर। हाँ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, मैंने इसको नाम दिया था कल स्केलेटन क्यूब करके नाम दिया था, याद करो। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये जो क्यूब है उसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 12 कैपेसिटर्स हैं, ये देखो ऐसे, और ये देखो ए पॉइंट यहाँ पर है और बी ऐसा है, देखो ए और बी का पोजीशन करेक्ट है, ऐसे ही ए और बी डायगोनली ऑपोजिट। हाँ सर। ठीक है, तो एक बार कलम ने इसके लिए रेजिस्टेंस किया था, रेजिस्टेंस लिए थे, जब हमने रेजिस्टेंस लिया था ना, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट जो है ना, सपोज पहले रेजिस्टेंस वाला ही देख लेते हैं। इन केस ऑफ रेजिस्टेंसेस द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है ना डायगोनली ऑपोजिट है। ये रेजिस्टेंस मैंने 5/6R बताया होगा, देखो ये कल बताया, अगर आपने नोट डाउन किया है कल वाला जो ये स्केलेटन क्यूब नोट डाउन किया था तो यही होगा, देखो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वाज 5/6R। तो आज क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी नहीं निकालना है, आज हमको कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है ना। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं, शॉर्टकट। रेजिस्टेंस वाली फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, रेजिस्टेंस वाली याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। 5/6R है, तो इसका आप रेसिप्रोकल करो, 5/6 की जगह राइट ऑन 6/5, 5/6 की जगह 6/5, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये कैपेसिटेंस वाली फॉर्मूला बन जाएगी। ये देखो ये फॉर्मूला भी वो किरचॉफ लॉस वगैरह से प्रूफ की जा सकती है। अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए कि सर ये स्केलेटन क्यूब में कैपेसिटेंस वाले का प्रूफ चाहिए, तो आपके पास एचसी वर्मा बुक होना चाहिए, एचसी वर्मा बुक में ये मिल जाएगी डेरिवेशन।
मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि लेंदी है काफी। यहाँ पे ऑनलाइन कराऊंगा ना बैठ के, आधे स्टूडेंट को गिव अप कर देंगे, वो देखेंगे भी नहीं क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजुअली मैं डेरिवेशंस अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे पता है ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे ही नहीं वो डेरिवेशन, बोलेंगे सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कौन देखेगा। तो अगर डेरिवेशन चाहिए ना, एचसी वर्मा बुक में अवेलेबल होगी, ये मैंने देखी है, एचसी वर्मा में होगी ये डेरिवेशन कैपेसिटर्स वाली, ठीक है। पार्ट 2 एचसी वर्मा पार्ट 2 में मिलेगी ये डेरिवेशन। सुना है एचसी वर्मा नाम का बुक ना? तो हाँ सर। हाँ, सर उसमें सर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? तो अगर तुम एचसी वर्मा रेफर कर रहे हो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं उसमें भी टाइम जाएगा, क्यों वेस्ट कर रहे हैं। देखो अल्टीमेटली करना क्या होता है, ये जो स्केलेटन क्यूब के क्वेश्चंस है ना, इसमें 3 फॉर्मूलाज याद ही रखनी होती है। रेजिस्टेंस वाली 3 रेजिस्टेंस की याद रखो, उसमें रेसिप्रोकल लेते जाओ, वो कैपेसिटेंस बन जाती है। डेरिवेशन करने बैठोगे एंट्रेंस में टाइम नहीं मिलेगा तुमको इसका डेरिवेशन करने का, इतना बड़ा काफी बड़ा डेरिवेशन है। पूरा एचसी वर्मा देखो, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज। एचसी वर्मा में देखने के बाद भी नहीं समझ में आया तो आप बोलना, फिर मैं एचसी वर्मा सामने ओपन करके समझा। यस सर। एचसी वर्मा मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी है मेरे पास सामने, चाहिए तो मैं अभी आपको अभी दिखा दूं उसमें मे भी। नो सर, मेरे पास भी सामने ही है। देख लोगे? यस सर। सर मुझे उसमें वही चार्ज ये देखो, फिर भी देखो आपके रेफरेंस के लिए दिखा दो, ये एचसी वर्मा ही बुक है, ये देखो यहाँ पे है। तो देखो ये पूरा, देखो उसने पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में, ये देखो पूरा, ये रीडिंग करोगे ना तो समझ में आएगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। ये है एचसी वर्मा में, आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 158 पे, ठीक है, पार्ट 2। रेफर करो, अपने आप पढ़ो, थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करो। मैं यहाँ पे कराऊंगा ना, मुझे पता है आधे स्टूडेंट गिव अप ही कर देंगे, बोलेंगे छोड़ो इतना डिटेल में कौन जाएगा। आई थिंक अभी थोड़े टाइम के बाद क्लासेस खुल रहे हैं, आई थिंक जैसे मैंने सुना है 24 नवंबर 23-24 से खुल रहे हैं स्कूल्स, सुना है आपने? स्कूल्स आर रीओपनिंग आफ्टर 23 नवंबर, दिवाली के एक हफ्ते के बाद हो रहे हैं ओपन, ठीक है। सो लेट्स होप क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे एंड वी कैन मीट इन द क्लासरूम देन, लेट्स होप। देखते हैं, सामने सामने अच्छे से हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको अगर देखना है तो एचसी वर्मा में देख लो इसका डेरिवेशन एक बार। स्टूडेंट ये आंसर है इसका 6/5 टाइम्स सी। कल स्केलेटन क्यूब नोट किया था क्या, नहीं किया था नोट सबने? सर नोट किया था। हाँ, ये वही है फिर, ठीक है। उसको यार को कैपेसिटर्स के लिए उल्टा करना है खाली। सपोज 5/6 है, इट बिकम 6/5, ठीक है। तीनों फॉर्मूलाज फेज तीनों फॉर्मूलाज। तो मेरी एक सजेशन रहेगी, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने लिखा है ये रेजिस्टेंस वाला, उसके सामने सामने कैपेसिटर्स वाला भी लिख दो उसी में, तीनों फॉर्मूलाज उल्टा हो जाएंगी, खाली नंबर्स को उल्टा करना। 5/6 बिकम 6/5, ओके। करना है अभी कर लो। यस सर। स्टूडेंट और क्या डाउट है बोलो, और किसी को कोई डाउट है? एनी अदर डाउट्स? नहीं है तो बोलो, तो भी चलेगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सर Anybody having doubts? सर एक और डाउट था। बोलो। सर हमारे ये बुकलेट से डाउट था। सर total charge Q is broken in 2 parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will occur when Q/2 ना, दोनों चार्जेस Q/2 है। मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट। See, everybody please see here. ये एक छोटी सी पॉइंट है, सिनॉप्सिस में भी आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। See, look at this please. देखो, अगर ये Q चार्ज है, look at the screen. अगर ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट है Q1, दूसरा पार्ट है Q2।
दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ऑब्वियसली वापस अगर मैं ऐसा करूं Q1 प्लस Q2 करूं तो वो Q ही रहेगा ना। तो दो पार्ट्स में देखो ब्रेक कर दिया। अभी जो दोनों पार्ट्स है ना एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये जो दोनों पार्ट्स हैं Q1 Q2 आर द टू पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ऐसे देखो दोनों पे रिपल्शन फोर्स लगेगा, देखो फोर्स लगेगा। अब देखो अगर आप इस Q1 को इंक्रीज करेंगे, लेट्स से इफ यू आर इंक्रीजिंग द Q1, तो फोर्स इंक्रीज होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। Q1 को इंक्रीज करेंगे तो पता है Q2 डिक्रीज होने लगेगा। Q1 Q2 का जो सम है ना वो तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो अगर आप एक चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा चार्ज कम होने लगेगा। तो इसमें ये पूछा जाता है कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मतलब Q1 कितना लेना चाहिए, हाउ मच वी शुड टेक Q1 सो दैट फोर्स बिकम मैक्सिमम। इसका सीधा आंसर ये है कि अगर ये जो Q1 Q2 है ना दोनों, अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे एंड बोथ ऑफ देम विल बी 50% ऑफ Q, मतलब हाफ ऑफ द Q। अगर दोनों जो है ना वो ओरिजिनल चार्ज का हाफ होंगे, हाफ चार्ज Q1 में है और बाकी हाफ चार्ज Q2 में है, दोनों 50-50% है टोटल चार्ज का, तब दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट जो है ना स्टूडेंट यूजुअली याद रखते हैं, स्टूडेंट याद रखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकती है। अगर आपको चाहिए इसका प्रूफ दो सर, तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ और प्रूफ भी इजी है, सब 4-5 स्टेप्स में हो जाएगा। डू यू नीड प्रूफ ऑफ दिस और ऐसे याद रखेंगे, जैसे बोलो आप। ठीक है, अमन कुमार बोल रहे हैं कि प्रूफ दे दो सर, एक बार प्रूफ होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो अच्छा प्रूफ में देता हूं, लेकिन प्रूफ से पहले ये क्वेश्चन समझ लिया पूरा, है ना। दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब दोनों चार्ज जो है ना 50-50% है। ठीक है, अब अगर आपको उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, सी देखो, ये आपका जो ओरिजिनल चार्ज है ना वो Q ले लो, और जो दो पार्ट्स है ना, लेट्स से 2 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट को मैं स्मॉल Q ले रहा हूं, एक पार्ट मैंने स्मॉल Q ले लिया, तो दूसरा पार्ट जो है ना ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q हो जाएगा। देखो तो सिंपल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स है, देखो ये जो फोर्स लग रहा है ना दो पार्ट्स के बीच में वो F है। इस फोर्स को कैसे निकालेंगे, दिस फोर्स विल बी 1/4πε0 Q into this डिवाइडेड बाय r²। यहां तक समझा? अब एक काम करो, ये जो फोर्स है ना डेफिनेटली ये फोर्स स्मॉल Q के साथ चेंज होगा। जैसे आप इस स्मॉल Q को चेंज करेंगे ना, तब आप इस स्मॉल Q चार्ज को चेंज कर रहे हो, तो F भी चेंज होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग F का डेरिवेटिव ले सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Q। वी कैन टेक लाइक दिस dF विथ रिस्पेक्ट टू dQ, dF बाय dQ ले सकते हैं। इसमें देखो 1/4πε0 और ये r², ये सब कांस्टेंट है। हमको ऐसा लेना होगा डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू Q लेना है। किसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका लेंगे, इस पार्ट का, ये देखो इस पार्ट का। इसमें एक काम करो प्लीज, ये स्मॉल Q को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई स्मॉल Q इनसाइड, तो ये टर्म आएगा, देखो दिख रहा है ये जो टर्म है ना, इस टर्म का हमको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो आपको आता है डेरिवेटिव लेने, इसमें देखो कैपिटल Q कांस्टेंट है, कैपिटल Q थोड़ी चेंज होगा, वो तो ओरिजिनल चार्ज है ना, वो उतना ही रहेगा। कैपिटल Q बाहर जाएगा, इट्स लाइक dQ अपॉन dQ व्हिच इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ Q² होगा, इट इज 2Q। डेरिवेटिव अच्छे से लो तो ये आ जाएगा, देखो अब देखो ये आपको डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई dF अपॉन dQ की। जब फोर्स मैक्सिमम होता है ना, जिस पॉइंट पर अगर फोर्स मैक्सिमम होता है, आपने डेरिवेटिव में सुना होगा अगर कोई चीज मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू Q ये 0 होगा। डेरिवेटिव को 0 पुट करो। ये मैथ्स में सुना है मैक्सिमम एनिमा वाले टॉपिक में, डेरिवेटिव के डेरिवेटिव शुड बी 0 जब वो क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। तो इसको आप 0 डाल दो प्लीज। जैसे आप 0 डालेंगे, इस 1/4πε0 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल, देखो आ गया, तो खत्म हो गया 2Q इक्वल्स टू
ये प्रूफ है, ठीक है। देखो छोटा सा था तो मैंने करा दिया, जो प्रूफ मुझे लगता है आपके हिसाब से लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ आज, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, और कोई डाउट है किसी को? बोलो। एनी अदर डाउट्स बाय एनी स्टूडेंट? हाँ आकांक्षा बोलो ना, बोलो आकांक्षा। सर सिर्फ वो कंसेप्ट समझा दीजिएगा प्लीज। टू सिमिलर spheres having plus q and minus q charge are kept at a certain distance. F force acts between the two. If in the middle of the two spheres another similar sphere having plus q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as. See, first of all, you told me that two spheres are there. On the one sphere, Plus q charge, plus q charge is there. On the other sphere, minus q charge. that means identical are there. Both are having equal charge, equal plus opposite. Yes. Any distance given between them? नहीं सर, are kept at a certain distance ही बताया है। Okay, ठीक है। फिर आगे क्या है पढ़ो? फिर उन दोनों के बीच में एक और स्फीयर है। ऐसा बोला कि मिडिल पॉइंट पे रखा है स्फीयर को। हाँ हाँ, मिडिल में रखा है। अभी ये थर्ड स्फीयर के लिए क्या लिखा है? प्लस क्यू चार्ज है। हाँ फिर? हाँ, then it experiences a force in magnitude and direction as. उसको फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा? ओके, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या? हाँ सर, एक 0 है having no direction, दूसरा 8f है towards plus q charge। सर मैंने ये सॉल्व किया था। 8f हाँ, towards minus। जीरो तो नहीं होगा। लिसन जीरो तो नहीं होगा। 8f आपने बोला, 8f एक ऑप्शन है। हाँ। तो उसमें f क्या है? f आई थिंक फर्स्ट टू स्फीयर्स के बीच का फोर्स है क्या? हाँ सर, हाँ ठीक है, मैं करा देता हूँ अभी, सुको प्लीज। सब लोग यहाँ पे देखो, ये देखो, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड है और बाद में ये थर्ड रखा है। पहले फर्स्ट और सेकंड स्फीयर को प्लीज ध्यान से देखो। सपोज फर्स्ट और सेकंड स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्फीयर जो है ना, वो 2r है। ये देखो, दिस इज r, दिस इज r। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू स्फीयर्स इज 2r। तो फोर्स जो है ना बिटवीन 1 and 2 स्फीयर, वो निकालो। मैं देखो, ये देखो, फोर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में जो फोर्स होगा वो निकालेंगे। वो देखो, ये होगा 1/4πε0 q इंटू q। दोनों के बीच में देखो 2r डिस्टेंस है। ये देखो 2r का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। दिख रहा है? ये जो पूरा फोर्स है ना, इसको हम लोग लिखेंगे F। ये F है। फोर्स बिटवीन 1 and 2 को F लिखना है। ये देखो, प्लीज यहां तक समझो पहले। अब क्या होगा? लुक एट दिस। अब क्या होगा? ये जो प्लस क्यू है ना, ध्यान से देखो, जो प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू जो थर्ड स्फीयर है, अभी इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो प्लस क्यू विल बी रिपेल्ड बाय द फर्स्ट प्लस क्यू। ऐसा एक रिपल्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ये फोर्स को मैं लिखता हूं F1। F1 दिख रहा है? F1 फोर्स है ना, दोनों फर्स्ट और 1 and 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में ये फोर्स है। और जो थर्ड स्फीयर है, थर्ड स्फीयर विल बी अट्रैक्टेड बाय द सेकंड स्फीयर। थर्ड को सेकंड भी अट्रैक्ट करेगा ऐसे। वो फोर्स है F2। थर्ड स्फीयर विल बी अट्रैक्टेड बाय द सेकंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर विल बी रिपेल्ड बाय द फर्स्ट स्फीयर। दोनों डायरेक्शन फोर्सेस ऐसे लगेंगे। ये जो फोर्सेस है ना, दोनों देख लो, ये फोर्सेस F1 और F2 है ना, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही दिख रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड पता है कितना होगा? 1/4πε0 q इंटू q डिवाइड बाय r स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। सेकंड और थर्ड के बीच में भी r डिस्टेंस है। तो ये जो फोर्स है बिटवीन 1 and 3 एंड 2 and 3 स्फीयर्स है। देखो,
अब क्योंकि ये देखो दोनों फोर्सेस जो है F1 और F2 जो मैंने लिखे हैं, ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमको टोटल फोर्स मिलेगा जो थर्ड चार्ज के ऊपर लग रहा है. सो द टोटल फोर्स on the third charge, on the third sphere, will be equal to F1 plus F2. F1 F2 दोनों इतने ही है, दोनों इतना है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाय r स्क्वायर. हुआ 2 टाइम्स हो गया. ठीक है, अब देखो ये आपका ओरिजिनल फोर्स ये था, दिख रहा है, ये ओरिजिनल फोर्स था. इसमें आप 4 को इधर शिफ्ट करो, 4 को, तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाय r स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4f है ना, यहाँ पे दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाय, इसकी वैल्यू 4f है इंटू 2, ये वाला टोटल 8f आ रहा है. देखो तो जो थर्ड स्फीयर पे फोर्स लगेगा ना, वो टोटल इनिशियल फोर्स का कितना होगा? 8f होगा. देखो आकांक्षा समझा क्या? हाँ सर समझा, थैंक यू. आई होप सिर्फ आकांक्षा नहीं, बाकी स्टूडेंट भी सुन रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं. ऐसे मत सोचो ये उसका डाउट है वही सुनेगी, हो सकता है एग्जाम में आ जाए. तो सबके लिए आएगा एग्जाम में, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में नहीं आएगा वो. ठीक है, हाँ. और किसी को कोई डाउट है? इतने प्रैक्टिस की नहीं है आपने एमसीक्यूज की, प्रैक्टिस की होती तो इतने कम डाउट्स नहीं होते. आई एम श्योर कैपेसिटर्स पे ज्यादा डाउट ही नहीं है किसी को कुछ भी. कैपेसिटर लगता है बहुत इजी टॉपिक है आपके लिए. ठीक है, प्रैक्टिस नहीं किया है मेरे ख्याल से आप लोगों ने. अच्छा, और कोई डाउट नहीं है तो चलेगा. मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से. डू वन थिंग स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं है? सर मुझे पूछना था. आकांक्षा बोल रहे हैं? हाँ सर. ठीक है, बोलो नेक्स्ट डाउट पूछो. सर मतलब कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, उनके बीच में उन्होंने -q या +q चार्ज को रखा है और फोर्स एक्टिंग मतलब जिसमें इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना होगा, ऐसे सब क्वेश्चन. अगर इक्विलिब्रियम में तो फोर्स 0 होगा ना बेटा. इक्विलिब्रियम नहीं सर, ताकि सब जो पहले चार्ज था उसके वजह से इसमें जो चार्ज लग रहा है वो मैक्सिमम, ऐसा सर. अब क्या बोल रहे हो, चार्ज की वजह से चार्ज लग रहा है मतलब? सर मैं क्वेश्चन लाती है कल. हाँ, आप भले आराम से, डोंट वरी, आप नेक्स्ट लेक्चर में भी ला सकते हो, या भले मैडम को भेज दो, मैडम मुझे भेजेंगी तो भी चलेगा, डोंट वरी. ओके सर. और किसी को कोई डाउट है? सर उस दिन मैंने फिर से सेंड किया था सर आपको. मेल किया था? यस सर. मेल बॉक्स मैंने देखा ही नहीं है, 2-4 दिन से कुछ काम में था. मेल किया, एक काम करो, मेल किया ना तो मैं सॉल्यूशन कैसे भेजूं? सॉल्यूशन का फोटो भी आपको मैं मेल कर देता हूँ. फिर ओके सर. मैं मेल ही कर देता हूँ सॉल्यूशन का फोटो. मैं करके सॉल्व मैंने देखा ही नहीं है, सॉल्व करके मैं भेजता हूँ आपको फिर. हाँ, यस सर. और किसी को कोई डाउट है? नथिंग, कोई बात नहीं. इससे अभी तो टाइम भी नहीं है कि कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करें. मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ. एक छोटा क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आओ इसको. ट्राई, इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली. ठीक है, इसको ट्राई करके लाना. ठीक है, ये देखो, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है. इसके बाहर एक और स्फीयर है, दिख रहा है, इसका रेडियस 2r है. ठीक है, अब जो आउटर स्फीयर है ना, जो बाहर वाला स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दे दिया. आउटर स्फीयर इज गिवन अ चार्ज. कितना चार्ज दिया है? स्मॉल q चार्ज दिया है.
आउटर स्फीयर इज गिवन द चार्ज ऑफ स्मॉल q, और जो इनर स्फीयर है ना, इनर स्फीयर को हमने अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग, ये देखो इट्स अ सिंबल ऑफ अर्थिंग। सो आपको फाइंड क्या करना है कि जब इनर स्फीयर को अर्थिंग करेंगे ना, तो इनर स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा फ्रॉम द अर्थ। मतलब क्वेश्चन ये है, हाउ मच चार्ज विल अपीयर ऑन द इनर सरफेस आफ्टर अर्थिंग। जो अंदर स्फीयर है ना, उसके ऊपर कितना चार्ज अपीयर होगा जब उसको अर्थिंग करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कराया नहीं है ये वगैरह, थोड़ा ढूंढो ना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऐसा कुछ ना कुछ। ये एग्जैक्टली ये मैंने करा है कि इसके सिमिलर कुछ करा है? एग्जैक्टली यही करा है। सेम ऐसे ही था, बट सर आपने उसमें पूछा था कि हर एक फेस में चार्ज ढूंढना था। तो तीन स्फीयर होंगे शायद, राइट? नहीं, हाँ ठीक है, इससे सिमिलर कराया ना ऐसा कुछ सिमिलर? हाँ सर। हाँ तो ये होमवर्क है, मैं दे सकता हूँ ना फिर इसको। तो ये ट्राई करके आओ स्टूडेंट। कल मैं रैंडमली किसी स्टूडेंट का नाम लूंगा और स्टूडेंट को ये मुझे बताना